वेलकम टू माय चैनल प्रकाश टनगन। और आज की खबर हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिथि शिक्षकों का शोषण ही नहीं बल्कि उनके साथ विश्वासघात और भविष्य के साथ छलावा किया है। आइए पूरी विस्तार खबर से जानते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मामाजी मुख्यमंत्री एक दशक भर से शोषण कर रहे हैं। पढ़े लिखे शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को शिक्षा विभाग में कार्य करने का सम्मान तो मिला नहीं, लेकिन पद और वेतन भी नहीं मिला। सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट। मानवीय अधिकारों का हनन। सरकार अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लेती है, लेकिन ज़रूरतमंद उनका हक नहीं मिलता है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा अतिथि शिक्षकों के साथ छल और कपट हुआ है। अतिथि शिक्षकों के साथ दोहरी नीति एवं भेदभाव किया जा रहा है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ छल शोषण तो किया ही है, साथ में भविष्य भी बर्बाद किया है। विष्णु दत्त मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ, मझगांवा। अब बात करेंगे हम विराट, वसुंधरा, अरुण सिंह, वीरू, सतना जिला सहित मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कम से कम 12, 13, 14 सालों से अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य करते आ रहे हैं और उनकी अनुभव और अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव एवं दोहरी नीति अपनाना शिक्षा विभाग का काम हो गया है। शासन के द्वारा देखा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए सरकार के द्वारा आदेशित किया गया है कि अतिथि विद्वानों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और दूसरी ही तरफ यह भी देखा जा रहा है कि सरकार के सीएम राइज स्कूल के लिए प्राचार्य न मिल पाने की स्थिति में नियम शिथिलता करते हुए और अनुभव को देखते हुए प्राचार्यों की व्यवस्था की जा रही है। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि वे भी सम्मिलित किए जाएंगे जिनको बिना परीक्षा दिए शिक्षक बनाया गया था। परंतु स्कूल शिक्षा विभाग में योग्यताधारी अतिथि शिक्षक जो कि पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग का आधार बने हुए हैं, किंतु उनके साथ आहत किया गया है। तो फिर आप अपनी जगह सही हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने में आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस क्यों हो रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अनुभव और योग्यता के दरकिनारे करते हुए शासन ने इनको न केवल बेरोजगार किया है, अभी भी लगातार बेरोजगारी का सिलसिला जारी है। शासन की तरफ से इनको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया गया है और शासन विभाग इसमें वार्तालाप करने को भी तैयार नहीं है ताकि समस्या का समाधान निकल सके। एक तरफ शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रोजगार मेले का उद्घाटन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 70,000 अतिथि शिक्षकों में से 30-40 हज़ार अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया है, जिनके ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारी है। 8 से 10 और 10 से 13 वर्षों तक कार्य करने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों को ना तो वर्षवार के अनुभव अंक प्रदान किए गए हैं और ना ही नियमितीकरण के लिए कोई सुसंगत योजना शासन प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। किंतु आपको बता देते हैं कि विगत 1 महीने ही पहले शिवराज सिंह चौहान ने नरसुल्लागंज में अतिथि शिक्षकों से कहा था कि विभागीय परीक्षा तो दो यार, परंतु आज तक ये नहीं बताया गया है कि परीक्षा कब होगी और विभागीय परीक्षा का आज तक कोई भी असर नहीं दिख रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ घोर अन्याय किया गया है। घोर अन्याय को सहते हुए हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ने एक गीत लिखा है जो आपको लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। गीत में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यदि आपको थोड़ा बहुत दिल पिघले तो मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करो। हो कलयुग में आजा एक बार, प्रभु जी अतिथि पढ़ावें 10 साल से, फिर भी न लेवे सरकार हो,
कलयुग में आजा एक बार। प्रभु जी अतिथि पढ़ावें 10 साल से, फिर भी न लेवे सरकार। हो 35 की उम्र से पढ़ाते पढ़ाते अब वो 45 के हो गए। सपने सजाए थे टीचर बनेंगे, अब तो बूढ़े भी हो गए। 35 की उम्र से पढ़ाते पढ़ाते अब वो 45 के हो गए। सपने सजाए थे टीचर बनेंगे, अब तो बूढ़े भी हो गए। ऊपर से महंगाई की मार हो, ऊपर से महंगाई की मार। प्रभु जी अतिथि पढ़ावे 10 साल से, फिर भी न लेवे सरकार हो, फिर भी न लेवे सरकार। ओ हो। ये अगली शिक्षक की आवाज़ थी। अब ले चलते हैं आपको मनपसंद स्कूल का विकल्प मिला तो ले लेंगे आरामदायक नौकरी। अब आदिवासी इलाकों के लिए बच्चों को नहीं मिल रहे शिक्षक। जिस बात का जिक्र करने जा रहे हैं, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। हमने आपको बताया था कि सुदूर आदिवासी अंचल को नहीं जाना चाहते शिक्षक। और प्रमुख बात आपको ये बता देते हैं कि सीएम राज स्कूलों के लिए प्रिंसिपलों का इंटरव्यू चल रहा है। इसमें आपको बता देते हैं कि 2000 से अधिक पद तो 49 शिक्षक अटैच। तो यहाँ हम प्रमुख बात करेंगे कि 53 पदों में से केवल 7 उम्मीदवारों ने अपनी ज्वाइनिंग दी है, जबकि वर्ग 2 के 217 पदों पर केवल 122 अभ्यर्थी आए। और अब बात कर लेते हैं पूरी खबर को लेकर कि 3 साल पहले हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा की रोक हटी तो मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों ने मनपसंद विकल्प पर शिक्षा विभाग के स्कूल की नौकरी कर ली है। इसका नतीजा यह निकला है कि जनजातीय कार्य विभाग के अधीन स्कूलों में बच्चों की शिक्षक ही नहीं रहे और शिक्षक नहीं मिल रहे। इस तरह से शिक्षा विभाग काउंसलिंग में करीब 141 पद खाली रह गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग की जानकारी के अनुसार व्यापम परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया था। इसके बाद भी नियुक्ति की आस में उम्मीदवार दर बदर भटकते रहे। भोपाल के आंदोलन करने के बाद भी नियुक्तियों का रास्ता खुला। इस दौरान चयनित उम्मीदवारों की शालाओं में नियुक्ति के लिए विकल्प मांगे गए और इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग की आसान पहुंचाने वाली शहरी और ग्रामीण इलाकों की शालाओं को पसंद कर लिया और नौकरी पर करने चले गए। इसके बीच आपको बता देते हैं कि दूसरे विकल्प में आदिवासी इलाकों की शालाएं आज भी खाली थीं। जैसे ही जनजातीय कार्य विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की तो उन्हें शिक्षक मिलने से बंद हो गए। हालांकि यह है कि शिक्षक वर्ग 1 के 53 पद केवल और 7 उम्मीदवारों ने अपनी ज्वाइनिंग दी है, जबकि वर्ग 2 में 217 पदों पर केवल 122 अभ्यर्थी आए। उनके दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन बस स्टैंड के पीछे छात्रावास में किए गए। इस दौरान कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं कि जिनकी पहले ही पटवारी जैसे पदों पर नौकरी थी, उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि जनजाति विभाग के स्कूल जुनार देव, बिछुआ, अमरवाड़ा और हरहराई आदिवासी विकास खंड के सुदूर इलाकों में जहां कोई भी अभ्यर्थी जाना नहीं चाहता, इसके लिए इलाकों के शिक्षकों
ने आज तक अपने ट्रांसफ़र जगवाड़ से छिंदवाड़ा समेत आसपास करा लिए हैं और जुनारदेव में 112 स्कूल शिक्षक विहीन हैं तथा 115 शिक्षिकाएं हैं जहां अतिथि शिक्षकों के भरोसे शालाएं व्यवस्थित संचालित की जा रही हैं। भाई पॉइंट जानने वाला है, आप देख सकते हैं कि जुनारदेव में 112 स्कूल शिक्षक विहीन है, यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। 112 स्कूल बहुत होते हैं और यहाँ पर 115 शिक्षिकाएं हैं, अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि 2000 से अधिक पद रिक्त तो 49 शिक्षक अटैच हैं। इस तरह से जनजातीय कार्य विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य से लेकर माध्यमिक शाला और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के कुल 5,924 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2249 यानी कि 2,249 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और अवसाद स्वयंरूप प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो 1,444 पदों के विरुद्ध 1,541 कार्यरत होने से 127 अतिरिक्त पोस्टिंग हैं। इसके लिए साथ ही 49 शिक्षक अटैच किए गए हैं और हर वर्ष 50 से 100 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर विद्यालय धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जुनारदेव, तामिया, हरहर और बिछुई विकासखंड के बच्चों के लिए कोई भी विषय शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के हाल हैं। एक तरफ कहते हैं कि मेरा मध्य प्रदेश अच्छा बनेगा और समृद्ध बनेगा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। आदिवासी इलाकों में स्कूलों की शिक्षा की नियुक्ति के लिए वर्ग 1 में 46 और वर्ग 2 में 95 अभ्यर्थी का इंतज़ार है और उनके ना आने पर एक अवसर यह दिया जाता है कि भोपाल वरिष्ठ कार्यालय में रिपोर्ट भेजी गई है। एनएस वरकड़े, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल। देखा जा रहा है कि इन दिनों में 141 पद रह गए हैं। इससे विभागीय अधिकारियों का आदिवासी इलाकों की शालाओं में शिक्षकों की भर्ती करने का सपना अधूरा ही रह गया और उनका सपना चूर चूर हो गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को कान खोल के सुन ले कि आदिवासी और जनजातीय कार्य विभाग के जो पद खाली हैं उनमें भर्ती के लिए बहुत सारे पद खाली हैं। और अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं। जो प्राथमिक परीक्षा 5 मार्च 2022 संपन्न की जाएगी। सभी लोग अपने ध्यान से परीक्षा दें और क्वालिफाइड होकर जनजातीय कार्य विभाग में आइए। जनजातीय कार्य विभाग बहुत अच्छी सैलरी देता है ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और अभी तक 15 वर्ष चल रहे हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। हमने वीडियो में आपसे कहा था कि कोरोना से मारे गए अतिथि विद्वानों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक और कॉलेज में अतिथि विद्वान होते हैं, तो इस तरह से आप दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ भी वही करिए जो अतिथि विद्वान हैं। इस तरह से एक पिता होकर दोनों बच्चों के साथ व्यवहार गलत करना अच्छा उचित शोभा नहीं देता है। विभाग ने तलब जानकारी दी है कि स्टार भारत रीवा उस शिक्षा विभाग के कोरोना संक्रमण के कारण मारे गए अतिथि विद्वानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। इसके लिए क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को अपने स्तर से परीक्षण देने का आदेशित करा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि संचालकों को अपने स्तर से परीक्षण करने का निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक के कोविड-19 संक्रमण अपनी जान गंवाने वाले अतिथि विद्वानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। हालांकि इसके लिए मृतकों की RT-PCR की रिपोर्ट होना जरूरी है, अनिवार्य रूप से माना गया। और गौरतलब है कि अतिथि विद्वान और शिक्षा विभाग के शासन के द्वारा यह जानकारी मांगी गई है। विशेष कार्यरत
व्यवस्था अधिकारियों शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर जानकारी भेजने का कहा गया है। अब ईडी के द्वारा जिम्मेदारी यह दी गई है कि सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों से लेकर यह पता चल जाएगा कि निर्धारित अवधि के दौरान किस अतिथि विद्वानों की जान कोविड-19 के कारण चली गई हैं। इस जानकारी को एकत्रित करने के बाद ईडी यह रिपोर्ट उस शिक्षा विभाग को भेजेंगे और इसके बाद मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस तरह से लंबे समय से मांग कर रहे महाविद्यालय अतिथि विद्वानों को कोरोना वायरस माना जाए तो गौरतलब है कि रीवा संभाग में कई अतिथि विद्वानों की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई और उन पर निर्भर रहने वाले परिवार के सदस्यों के हालात आर्थिक रूप से दयनीय होते चले गए। ऐसे में अतिथि विद्वानों की महासंघ अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहा था, जिसे शासन ने अंततः स्वीकार कर लिया है। इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जिला अध्यक्ष और महाध्यक्ष क्या कर रहे हैं। ये भी तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के अंतर्गत आता है, तो इन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी उनके परिजनों को नियुक्ति मिल सके। लेकिन किंतु नहीं, सरकार हमारी बात को तो सुनेगी नहीं, हम छोटे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष आपको बता देते हैं कि आर्थिक बदली और अनिश्चितता भविष्य होने के कारण इसके ले चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के विद्वानों ने यह परीक्षा प्रवेश बच्चों के साथ शिक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है और बड़े लोगों के बच्चे अतिथि विद्वान बड़े कॉलेज इन्हें महासहायक रहे हैं और हमारे जैसे गरीब बच्चों और मुख्यमंत्री से यह अपील की गई है विकास रहा है। यह बिना जनता भयभीति है और यह जनता आप नियमित करने वाला वादा भी पूरा करेगी। एक झलक आपको दिखाने के लिए चलते हैं। ऐसी ही खबर है जिसके अंतर्गत यह दिखाया गया है कि अब जब जनता के साथ आप बुरा कर्म करते हैं तो जब जनता उठती है तो आप जैसे राजनेताओं और नेताओं को यह जनता छोड़ेगी नहीं। उनका गुस्सा बहुत फूटा है। आइए एक वीडियो देखते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? गरीब। धंधा किसका चुकता है? अगर इस मोहल्ले में जहाँ दंगे हो जाए तो सब्जी मंडी बंद हो जाएगी कुछ दिनों की, तो किसका चूल्हा बंद होगा? किसका नुकसान होगा? गरीब का। लेकिन लड़वाने वाले कौन है? बड़े बड़े अखबार के मालिक हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं, सरकार है। वो तो अपनी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर आते हैं। सरकारी स्कूल है प्राइमरी, उसमें मास्टर आ रहे हैं, मास्टर भी नहीं दस्तखत करके चले जाते हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब मुझे बताओ, सरकार का काम ये है कि गरीब गुरबा को बेहतर बनाना, बेहतर जीवन देना, अच्छी शिक्षा देना। लेकिन आज के दौर में जो सरकारी स्कूल है उसमें आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? आपका बच्चा वो विधायक का बच्चे के साथ में आगे बढ़ पाएगा? विधायक का बेटा कहाँ जा रहा होगा? कॉन्वेंट में। कलेक्टर का बेटा कहाँ जा रहा होगा? ठीक है, आपका बेटा कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। तो अगर सरकार जो है, सरकार को हम चुनते हैं ना, सरकार मालिक थोड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब का बेटा भी कलेक्टर के बेटे के बराबर पढ़ाई कर पाए। सही बोल रहा हूं? सरकारों का यही काम है ना कि आपका बेटा कलेक्टर के बेटे के स्कूल में जाए या कलेक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल अच्छा होगा और आपका बेटा पढ़ेगा तो फिर आप जिस गरीबी में हो वो गरीबी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन आज का सिस्टम क्या है? जो गरीब है उसका बेटा भी गरीब है। अभी सरकार जो है वो गरीब के लिए काम ही नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ 3, 4, 5 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और हमारी जेब हर रोज सरकार काट रही है। और जनता चुप क्यों है? जनता इसलिए चुप है क्योंकि हम आपस में हिंदू मुसलमान में बहस बोल जी हैं। हम भी अपने चौराहों पे, घर के अंदर, चाय के ठेलों पे क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं ना। मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। क्या मंदिर मस्जिद से अगर पेट भर जाए तो हम 10 बार आपके साथ ये बात करेंगे? तो हमारी ये यात्रा का उद्देश्य ये है, हम जनता से कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के आपको बांट रही है। सरकार जानबूझ के आपको हिंदू मुसलमान बांट रही है ताकि वो आपको गरीब के गरीब रखना चाहती है और आपके हिस्से का जो पैसा है, हाँ, आपको जानबूझ के गरीब रखना चाहती है और आपके हिस्से का जो पैसा है वो अपनी जेब भर रही है और अपने दोस्तों का जेब भर रही है और गरीब गरीब का गरीब रहेगा। अगर आप पढ़ गए और आपके बच्चे आगे बढ़ गए तो वो फिर सरकार को ये कहेंगे ना कि तुम्हारा काम स्कूल अच्छा करना है, तुम्हारा काम अस्पताल अच्छा करना है, हिंदू मुसलमान बांटना नहीं है, तुम्हारा काम मंदिर मस्जिद करना नहीं है। तो सरकार चाहती है कि आप प्रश्न ना करो, आप वहीं गरीब के गरीब बने रहो ताकि उनके खेतों में कौन काम करेगा?
उनके घर में मजदूरी कौन करेगा, उनके लिए सब्जी कौन लाएगा, उनके बच्चों की सेवा कौन करेगा? यही करते आ रहे हो ना। वो नहीं चाहते कि जो गरीब गुरबा है वो आगे बढ़ पाए। तो हमारी इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे जो हैं वो भविष्य में अच्छा जीवन जी पाए, आप जो गरीबी हर रोज महसूस करते हो ये बच्चे वो गरीबी ना ले पाए, तो जरूरी है कि हम आपस में हिंदू मुसलमान में बंटना बंद करना होगा। आपको एक दूसरे से मिलकर रहना होगा, ताकि जब सरकार आपको कहे कि भैया हिंदू मुसलमान में बंटना है तो आप कहोगे तुम्हारा काम बांटना नहीं है, तुम्हारा काम हमारे स्कूल अच्छा करना है, सड़क अच्छा करना है, हमारे बच्चों को रोजगार देना है, बेहतर मजदूरी देना है। और जो सबसे ज्यादा कठिन काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। सही है गलत है? जो गड्ढा खोद रहा है और जो एक दफ्तर में काम कर रहा है, कलेक्टर दफ्तर में बैठ के काम करते हैं और एक आदमी गड्ढा खोदता है, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा मेहनत का काम क्या है? गड्ढे खोदने वाला। जो नालियों का काम कर रहे हैं वो सबसे कठिन काम है, कलेक्टर से ज्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब आप हिंदू मुसलमान में बंटना बंद कर दो और आप ये कहोगे सरकार से कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अगर आप वोट मांगने आए हो तो हमारे भले के लिए जो चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मजदूरी, किसानी, बिजली, पानी, इसको दुरुस्त करो। बस हमारा इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि ये बातचीत हम करना चाहते हैं। गाड़ियों में बैठ के बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए पैदल चल रहा है। तो हम 500 किलोमीटर चल गए, 600 और चलना है। सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर रहा है। सही कर रहे हैं तो 2 कदम हमारे साथ चलो रोड तक, ठीक है? आओगे? चलिए आइए, चलिए 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 आइए आइए। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.